अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, एक बहुत कह लें कि बुरी खबर कह लें, अभी हुई नहीं लेकिन हो सकती है, और ऐसे कह लें कि वर्ज ऑफ क्लैप्स, मतलब कि बिल्कुल किनारे पर है और ये कभी भी ये बड़ा डिज़ास्टर जो है वो हो सकता है। एक तो डिज़ास्टर यमन के अंदर चल रहा है कि जहाँ पर इंसानियत का कत्लेआम किया जाता है। इंसानी तारीख का सबसे बड़ा ह्यूमन क्राइसिस जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है यमन के अंदर। लेकिन उससे बड़ा एक और इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो है वो एक कह लें कि बिल्कुल जो है आपके सामने जो है वो खड़ा है। उसके ऊपर यूएन को इस चीज़ का अंदाज़ा है और यूएन इस चीज़ के ऊपर मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको याद हो, मैंने एक सरसरी तौर पर जिक्र किया था एक वीडियो में, जिसमें इजराइल की जानिब से ईरान के ऊपर एक इल्ज़ाम आयद किया गया था कि एक टैंकर, एक वेसल लीबिया का था, जो कि ईरान से होता हुआ लीबिया उसने जाना था, और जब वो इजराइल के करीब से गुजरा तो वो रेडार से गायब हो गया। और वहाँ पर तकरीबन काफ़ी हफ्तों के बाद इजराइल को पता लगा कि वहाँ पर जो समंदर के अंदर जो वेस्टेज है, जो ऑयल की, जो क्रूड ऑयल की वेस्टेज है, वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, जिससे कह लें कि इजराइल को वो समंदर का जो एरिया है, एक तो ये है कि वहाँ पर जो लाइफ है समंदर के अंदर वो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। मछलियाँ या इसके अलावा दीगर जो लाइफ है वो तकरीबन जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि ऑयल की एक लेयर बन जाती है और उसके नीचे जो है वो ऑक्सीजन और दीगर चीज़ों के मसले होने लग पड़ते हैं। अब इजराइल ये कहता है कि उसको तकरीबन अरबों डॉलर लगेंगे ये सारा मैस जो है क्लीन अप करने के ऊपर। लेकिन यहाँ पर ईरान ये कहता है कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये प्राइवेट वेसल था, वो वहाँ से गुजरा है, अगर कोई हादसा होता है तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं, आप हमें मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। लेकिन बहरहाल इजराइल की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया था कि ईरान ने ये इन्वायरमेंटल दहशतगर्दी की है। अब इसी तरह की एक इन्वायरमेंटल दहशतगर्दी का बहुत बड़ा ख़तरा है, और इसका ज़िम्मेदार कौन हो सकता है, आज की वीडियो में उसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। हौसी हुकूमत जो है यमन के अंदर, उनके साथ अक़वाम मुत्तहिदा के मुज़ाकरात काफ़ी हफ्तों से जारी हैं, और मसला ये है, एमरजेंसी यहाँ पर ये है कि एक बहुत बड़ा ऑयल टैंकर कह लें या एक सेटलमेंट कह लें, जो कि यमन की जो गवर्नमेंट है हौसियों के अलावा, अब सूरत ये है कि यमन के अंदर आधे से ज़्यादा इलाके जो है, इवन कि यमन का दारुल हुकूमत वो हौसी गवर्नमेंट के अंदर है। तो जो ऑफिशियल जो कंपनी है, जो इनकी ऑयल टर्मिनल है, वहाँ पर जो ऑयल टर्मिनल है, उस ऑयल टर्मिनल के ऊपर इस वक्त हौसी काबिज है। और ये ऑयल टर्मिनल जो था, ये पहले अक़वाम मुत्तहिदा के अमल दखल से पहले या उनके इंटरफेरेंस से पहले ये वहाँ पर जो है वो यमन की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर था। यमन की ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन की ये मिल्कियत था, और ये टैंकर 2015 में हौसी बागियों के कब्ज़े में ये वहाँ पर आ गया। अब सूरत हाल ये है कि तकरीबन 5 से 6 साल से ये जो वहाँ पर जो सेटलमेंट है, जो ऑयल है, ये आपको अगर मैं इसकी एग्जैक्ट मिकदार आपको बताऊं कि ये वहाँ पर कितनी तादाद में या कितनी मिकदार में ये ऑयल मौजूद है, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि कितना बड़ा क्राइसिस वहाँ पर डेवलप हो सकता है। अब ये रेड सी का एरिया है और ऑफ टू कोस्ट ऑफ यमन है, और ये तकरीबन जो है काफ़ी ज़्यादा एरिया बनता है, जिसमें ऑयल टर्मिनल है रास ईज़ा के नाम से। अब ये ऑयल टर्मिनल जो है, इसकी 2015 के बाद से, जब से यमन के अंदर हौसी बागियों ने कब्जा किया है, ये तब से लेकर वहाँ पर जो है इसकी कह लें कि मुरम्मत नहीं हो सकी, इसकी जो है वो वहाँ पर मेंटेनेंस नहीं हो सकी। अब खदशा ये है, अक़वाम मुत्तहिदा ये कहता है कि अगर इसकी मेंटेनेंस ना की गई, ये तमाम तर ऑयल जो है ये वहाँ पर स्पिल आउट होगा और एक इन्वायरमेंटल क्राइसिस पैदा होगा। पूरा जो कोस्टल एरिया है वो इससे तबाह बर्बाद हो जाएगा, वहाँ पर जो लाइफ है वो वहाँ पर तकरीबन ख़त्म हो जाएगी, और इसमें तकरीबन मिलियन टन के हिसाब से वहाँ पर ऑयल मौजूद है, और अगर ये स्पिल हो जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरा बन सकता है। अब यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा कोशिश ये कर रही है कि वहाँ पर निगोशिएट कर सके, और जो चीज़ें हैं, जो डिमांड, ऑफ कोर्स आप वहाँ पर सबसे ज़्यादा हौसियों को तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यह है कि वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा की एक तरह से ये ज़िम्मेदारी बनती है। अब यहाँ पर जो हौसी हैं उन्होंने एक लिस्ट ऑफ डिमांड्स जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के सामने रखी कि हमारी ये
डिमांड्स पूरी करें तो तब हम जाकर आपको अलाउ करेंगे, आप वहाँ पर मेंटेनेंस कर सकें, वहाँ पर जाकर आप अपने ऑफिशियल भेज सकें और उसके बाद वहाँ पर निगरानी कर सकें कि वहाँ पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये जो लिस्ट ऑफ डिमांड्स थी इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डिले देखने को मिला है। तो नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा कोशिश कर रहा है कि कोई जल्द से जल्द ये कोई डील साइन कर लें, कोई समझौता कर लिया जाए ताकि यहाँ पर एक बड़ा इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो है उससे बचा जा सके। अब दूसरी तरफ ये है कि हौसी कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ का एडवांटेज लिया जाए, इस चीज़ से फ़ायदा उठाया जाए और कोशिश की जाए कि अपनी डिमांड्स रखी जाए, उन डिमांड्स को मीट किया जाए और उसके बाद जो है अलाउ किया जाए। लेकिन यह है कि सूरत हाल काफ़ी ऐसे कह लें कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि निगोशिएट कर रहे हैं, उनकी जानिब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश की तो उसमें उन्होंने कहा कि ये इंतहाई एमरजेंसी है और इसमें ये दिनों की बात है। अगर इस चीज़ को ना रोका गया तो मिलियन गैलन लीटर जो है, इसके हवाले से मिलियन गैलन ऑयल जो है वो यहाँ पर स्पिल आउट हो सकता है, जो कि इन्वायरमेंट को लेकर अगर देखा जाए तो रेड सी के अंदर एक बहुत बड़ा एक इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो है उसको देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर बात करें, यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि सऊदी अरब की जानिब से भी जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा है उनकी जानिब से भी एक एलामिया जारी किया गया है और उन्होंने कहा है कि ईरान को रोका जाए, हौसियों को रोका जाए और जो हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं, ऑयल फैसिलिटीज़ हैं, उनको निशाना बनाया जाता है, उस चीज़ को रोकना चाहिए। उनका बयानिया ये बनाया गया, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है, जो ऑयल की जो सप्लाई है, उस सप्लाई चेन है उसको डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, तो इसको रोकना भी ज़रूरी है। साथ में उन्होंने डायरेक्टली मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया है वहाँ पर ईरान को। उन्होंने कहा है कि ईरान हौसियों को सपोर्ट करता है, ईरान इनको जो है असलहा फ्राहम करता है, तो इसलिए ईरान के ऊपर पाबंदियाँ आयद होनी चाहिए। इसके अलावा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ईरान के ऊपर असलहे की तरसील के हवाले से, असलहे के एक्सपोर्ट या असलहे के डील के हवाले से एक बड़ी पाबंदी आयद की गई थी जो कि ख़त्म होने वाली है। तो इसके ऊपर भी सऊदी अरब की जानिब से डिमांड की गई है कि ये पाबंदी भी जो है उसको ख़त्म ना किया जाए, इसको रीन्यू किया जाए और इसको मज़ीद लॉन्ग किया जाए और इसको स्ट्रेंथन किया जाए और मज़ीद पाबंदियाँ ईरान के ऊपर आयद की जाए। बहरहाल कोशिश ये कि दूसरी तरफ अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का यहाँ पर जो मतमय नज़र है, जो उसका फ़ायदा है, जो मफाद है, वो ये है कि एक तरफ तो उसने हौसियों का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो एक लेबल था उसने वो ख़त्म किया। तो यहाँ पर एक मकसद तो सऊदी अरब के ऊपर प्रेशर बिल्ड करना था और दूसरी तरफ ये है कि वो चाहता है कि जो ऑयल की सप्लाई है उसको सिक्योर किया जा सके। लेकिन जो यमन के अंदर सऊदी अरब के मामलात हैं उसमें वो इंटरफेयर नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर जो अमेरिका की पॉलिसी है, जो बाइडन ने जो आकर पॉलिसी दी थी वो ये थी कि वो अमेरिका का जहाँ पर मफादात को नुकसान होगा वहाँ पर वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा, लेकिन यह है कि वो किसी की जंग नहीं लड़ेगा। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे थे कि वो सऊदी अरब के लिए यमन के अंदर अपना अमल दखल जो है उसको बढ़ाएं, इसी तरह पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था कि पाकिस्तान वहाँ पर सऊदी अरब की जंग लड़े। तो पाकिस्तान ने बड़ा एक रीज़नेबल जवाब दिया। उसने कहा कि अगर मुक़द्दस मकामात की हिफाजत की बारी आएगी, हिफाजत की बात होगी, तो हम जो है अपनी पूरी कोशिश करेंगे और अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं, लेकिन यह है कि हम आपकी जंग किसी और मुल्क में नहीं लड़ सकते। और पाकिस्तान ने इसके ऊपर जवाब दिया था, जिसके बाद यूएई की जानिब से और सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को काफ़ी मरतबा थ्रेटन भी किया गया था। लेकिन बहरहाल अब पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि अपनी जंग जो है वो खुद लड़ेगा, किसी की जंग में वो हिस्सादार नहीं बनेगा। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भी इसी तरह के स्टांस के ऊपर है और सऊदी अरब आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो सकता है। अब देखना यह है कि ये क्राइसिस जो है, ये इन्वायरमेंटल क्राइसिस और उसके अलावा ह्यूमन क्राइसिस जो है, इसको कब जो है वो रोका जाएगा, इसके ऊपर क्या क्या इक़दाम किए जाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा और इसमें जो भी पेशरफ्त होगी उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।